वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पार्ट 6 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी तक हमने 5 पार्ट का बारे में स्टडी की थी, जिसमें आपने देखा कि रिज़र्व बैंक का हिस्ट्री क्या होता है, उसके फंक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव और आप देखते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इस वीडियो को आज हम लास्ट वीडियो समझ सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का अब हम देखेंगे कि आरबीआई के कितने सक्सेस हैं और कितना उनमें डीमेरिट्स रही आरबीआई के एस्टेब्लिश के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरबीआई का कितना सक्सेस पॉइंट है उसके बारे में, और साथ ही साथ कुछ फेलियर पॉइंट भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में कि क्या सक्सेस रहा आरबीआई का एस्टेब्लिश होना भारत में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें, पॉलिसी ऑफ नोट इश्यू, यानी कि जो नोट निगमन का कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा एक इलास्टिसिटी लेके आना, यानी लोचशीलता लाना। और जब भी देश में किसी भी सिचुएशन में जब मनी की कोई प्रॉब्लम हुई है तो आरबीआई ने उसे बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। आपको पता होगा कि 1956 में हमने अपने जो नोट इश्यू है वो कौन से सिस्टम पे चलता है, मिनिमम फंड सिस्टम पे, यानी न्यूनतम कोष प्रणाली पे। तो उसी के बारे में हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है नोट इश्यू के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा है चीफ मनी पॉलिसी, यानी सस्ती मुद्रा नीति। देखिए, रिज़र्व बैंक ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सस्ती या कह सकते हैं बहुत ही चीप मनी पॉलिसी को फॉलो किया है, यानी बहुत कम ब्याज लेकर भारत जैसी बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। यानी कि जब भी मनी की जो क्राइसिस है या आप कह सकते हैं मुद्रा संकट आया है, तो उस समय आरबीआई ने बहुत ही लिबरल तरीके से, उदार तरीके से मनी की सप्लाई को मैनेज किया है। ठीक है, तो आरबीआई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मनी पॉलिसी के लिए। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था। आप जानते हैं कि आरबीआई क्या है, सभी बैंक्स का फादर कहलाता है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट करने का भी कार्य करता है। भारत जैसे आप कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भारत में जो भी आप देखते हैं, अभी तक काफ़ी टाइम तक हमने डेफिसिट बजट बनाते हैं। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं बट इनकम नहीं है। तो आप अगर बात करें 1976 और 77 में हमारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अगर हम बात करें 76 के बाद की और अभी प्रेजेंट टाइम तक, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अपने बजट में देखा है कि हमारा बजट हमेशा डेफिसिट बजट बना है, यानी घाटे का बजट बना है, जहाँ पे सरकार ने एक्सपेंसेस तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन इनकम हमारी कम रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट को पूरा करने में जो आरबीआई का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, यानी कि लोअर रेट पे, यानी बहुत कम ब्याज दर पर सरकार को टाइम टू टाइम लोन प्रोवाइड किया है आरबीआई ने। तो एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है आरबीआई का हमारी इकोनॉमिक को कह सकते हैं स्टेबल बनाने में। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग एक्ट, यानी कि बैंकिंग अधिनियम का निर्माण करना। देखिए, आपको पता है कि आरबीआई जो भी रूल्स और रेगुलेशन बैंक को देता है, यानी बैंक के लिए जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है वो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत करता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी बैंक को गाइडलाइन दी जाएगी वो 1934 के तहत नहीं दी जाएगी। 1934 आरबीआई का एक्ट है। ओके, अगर बैंक को कोई भी गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, आरबीआई को बैंक के ऊपर कंट्रोल करना है, तो वो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा बैंकिंग एक्ट बनाना हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सक्सेस रहा है हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो उसमें चाहे शेड्यूल बैंक हो चाहे नॉन शेड्यूल बैंक हो, उसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन लाया, हमारे देश में लाने का कार्य जो है वो आरबीआई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, और ये आप जानते हैं
कि आरबीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन या आरबीआई को एस्टैब्लिश भी क्यों किया गया है, ताकि वो क्रेडिट कंट्रोल कर पाए, यानी साख का नियंत्रण कर पाए। क्या होता है क्रेडिट, हमने अभी तक इतने वीडियो देखे हैं और आपको एक क्लियर भी हो चुका होगा कि क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है। देखिए, क्रेडिट कंट्रोल का सिंपल सा अगर मीनिंग आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। हमारी इकोनॉमिक में अगर ज़्यादा पैसा आ जाए तो भी हमारे लिए बहुत डेंजर सिचुएशन है, और हमारी इकोनॉमिक में अगर कम पैसा है तो वो भी हमारे देश के लिए बहुत प्रॉब्लम की स्थिति आ सकती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि हम सभी कोरोना को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो क्या चल रहा है, रिसेशन का पीरियड, यानी कि मनी सप्लाई कम है, जॉब नहीं थी तो डिमांड भी बहुत कम हुई, तो उससे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। और इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए ही आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनाता है। ओके, और क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या यूज़ करता है वो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, यानी क्वांटिटिव और क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी गुणात्मक और परिणात्मक उपकरणों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 6, स्टेबिलिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दरों में स्थिरता। आप जानते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिटरमाइन कौन करता है, हमारे जितनी भी बैंक की इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन करने का जो पावर है वो आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई इन रेट को बिल्कुल स्टेबल रखता है और उसमें जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं, यानी उतार चढ़ाव आते हैं, उसे टाइम पर कंट्रोल करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल करने के बहुत सारे आप देखते हैं रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं, इसके लिए हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जानते होंगे कि अभी इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइंड होती हैं, तो आरबीआई ने इसके लिए 3 सिस्टम निकाले थे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड होती है प्रेजेंट टाइम में। चलिए बात करते हैं 7 पॉइंट की। 7 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल फिनेंसिंग। आप जानते हैं कि देश, हमारे भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ देश को ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंडस्ट्रियल फिनेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को फिनेंस प्रोवाइड करना, यानी कि औद्योगिक वित्त का प्रबंध करना। रिजर्व बैंक ने बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल रखा है कि कृषि के लिए क्या करना है, जो कॉमर्शियल बैंक होगी वो अपना 40% किसे देगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को। ओके, और अगर वो रूरल बैंक है तो उसका 75% किसे देना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है, फार्मर्स को प्रोवाइड करना होगा। इसका क्या रीज़न है, 40% 75% हम इतना प्रायोरिटी सेक्टर क्यों देते हैं एग्रीकल्चर को? बिकॉज द रीज़न क्या है इसका, क्योंकि हमने बहुत टाइम से हम ये पढ़ रहे हैं कि 70% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। ओके, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर को। यहाँ तक कि आरबीआई का ये कंट्रीब्यूशन रहता है कि वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, चाहे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, या कितने भी कॉरपोरेशन बने हैं, उन सबको ये सजेशन देता है कि वो अपने लोन का बहुत बड़ा पार्ट है वो अधिकतर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है या कॉटेज इंडस्ट्री है उनको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वीडियो है एग्रीकल्चर फिनेंसिंग, यानी कि कृषि वित्त। और अभी हमने डिस्कस किया ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। ओके, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, किस सेक्टर में है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर। ओके, हमें पता है कि जीडीपी ग्रोथ करने में थर्ड सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, सर्विसेज सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज भी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे है, एग्रीकल्चर पे। ओके, तो एग्रीकल्चर को फिनेंस प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और साथ ही साथ आरबीआई के लिए भी। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर इन्फ्लेक्शन, महंगाई को कंट्रोल करना। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, ठीक है। इसको कंट्रोल करने का कार्य जो है वो किसके पास रहता है, आरबीआई के पास। ज़्यादा महंगाई होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमारी इकोनॉमिक में, और इसे हमें टाइम रहते हुए क्या करना होता है, कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम का पॉइंट, रिसर्च एंड पब्लिकेशन।
आरबीआई टाइम टू टाइम, ध्यान रखिएगा, सारे बैंक से डेटा कलेक्शन करता है और उसे पब्लिश करता है ताकि जनता का जो विश्वास है वो बैंक पे बना रहे। यानी कि टाइम टू टाइम रिसर्च करना और पब्लिश करना अपनी सारी मैगज़ीन वगैरह, ये सबसे बड़ा काम होता है आरबीआई का। ये डेटा सर्कुलेट इसलिए करता है ताकि अर्थव्यवस्था में जनता का जो विश्वास है वो बना रहे और डेवलपमेंट हो पाए हमारी अर्थव्यवस्था का टाइम टू टाइम। तो ये सारा नॉलेज है वो पब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इन एमरजेंसी एंड इंक्रीज इन पब्लिक ट्रस्ट। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्या कह रहा है, संकट में बैंकों की रक्षा और जन विश्वास में वृद्धि। यानी कि आपको पता होगा कि सारी बैंक जो भी सेकंड शेड्यूल लिस्ट में आती हैं, सेकंड शेड्यूल लिस्ट में जो भी बैंक आती हैं, मोस्ट ऑफ बैंक भारत की, वो किस में आती है, सेकंड शेड्यूल लिस्ट आरबीआई के। और उस आरबीआई की सेकंड शेड्यूल लिस्ट में आने की वजह से उनको सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास सबमिट कराना होता है। और ये रेशियो की वजह से जब भी बैंक अगर कोई डिफ़ॉल्ट में आता है या दिवालिया हो जाता है तो आरबीआई वहाँ पे सपोर्ट करता है उनको उस बैंक करप्शन में, या आप कह सकते हैं दिवालिया होने से बचाने में। तो किससे सपोर्ट करता है, सीआरआर के बेस पे करता है मोस्टली। तो ये बैंक में जब भी संकट आता है तो आरबीआई उनको सपोर्ट करेगा, उन बैंकों को। रिजर्व बैंक ही बैंकों के आप कह सकते हैं एक फादर के रूप में उसे सपोर्ट करता है। जैसे हम लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हमारे फादर सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से बैंकों का क्या है, ये फादर है, और वो हमें जब भी बैंक क्राइसिस हो रही है, बैंक के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो उसे बचाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट एज बैंकर्स बैंक। ध्यान रखिएगा, बैंकों के बैंक के रूप में उपलब्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारत में आप देखते हैं बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा कम था। रिजर्व बैंक को एस्टैब्लिश करने के बाद ये प्रॉब्लम दूर हुई, क्योंकि रिजर्व बैंक ने टाइम टू टाइम बहुत सारे रूरल सेक्टर में बैंक को एस्टैब्लिश किया, जिससे इकोनॉमिक सिचुएशन भारत की बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आई, और इसके साथ हम जो फॉरेन ट्रेड है वो भी बहुत अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग डेवलपमेंट, और ये लास्ट पॉइंट है हमारे सक्सेस का, और वो है बैंकिंग विकास। रिजर्व बैंक ने टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बैंकिंग के जो वीक पॉइंट हैं उसे दूर किया और टाइम टू टाइम बड़ी बड़ी बैंकों का एस्टैब्लिश किया। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत बैंक मर्ज हो रही हैं, लेकिन बैंकिंग में रूल्स और रेगुलेशन भी ऐसे बनाए जा रहे हैं। जो अभी सबसे बड़ी बैंकों की प्रॉब्लम है एनपीए। एनपीए का मतलब क्या होता है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि जो बैंक लोन दे देती हैं और फिर वो टाइम पर रिकवर नहीं होता है, और वो क्या बन जाता है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बैंकों की। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि बैंकिंग डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाए। तो ये अब हम बात करते हैं फेलियर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक की असफलताओं के बारे में। देखिए, वैसे ही रिज़र्व बैंक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक को अच्छे से बनाए रखने के लिए, लेकिन कुछ फेलियर पॉइंट हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि रिज़र्व बैंक की स्थापना के बाद रिज़र्व बैंक ने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मॉनेटरी स्टेबिलिटी में यानी मौद्रिक स्थायित्व में, एक मनी मार्केट के बेटर स्टैब्लिशन में, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट रहा है रिज़र्व बैंक का। बट रिज़र्व बैंक को विश्व के अन्य देशों में जो भी एस्टैब्लिश है सेंट्रल बैंक, उनके समान ही सारे कह सकते हैं फंक्शन किए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डीमेरिट्स देखी गई हैं, यानी कि कुछ फेलियर पॉइंट देखे गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फेलियर टू कंट्रोल इन्फ्लेक्शन, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में असमर्थ रहना। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते थे, लेकिन 2014 के बाद यानी कि उजित पटेल कमेटी के बाद, सजेशन के बाद एमपीसी का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ओके, मौद्रिक नीति को बनाती है। मौद्रिक नीति को मैंने आपको उस समय प्रीवियस वीडियो में ये भी चीज़ भी बताई थी कि जो मौद्रिक पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका मेन फंक्शन होता है इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करना, यानी कि इन्फ्लेक्शन को 4% तक मेंटेन करके रखना। ठीक है, इसमें अपर पॉइंट कितना था, अपर और -2,
यानी कि 4% में अगर 2 को ऐड कर दिया जाए तो ये अपर पॉइंट बन जाएगा, यानी 6% तक हमारी महंगाई जा सकती है। और अगर 4 में माइनस कर दे 2 को तो यानी कि जो लोअर पॉइंट है वो कितना बनेगा 2। तो इसका मतलब क्या होता है, 4% तक इन्फ्लेक्शन को मेंटेन करना था, 4% तक इन्फ्लेक्शन को रखना था, 2% इन्फ्लेक्शन बढ़ सकता है यानी 6% तक जा सकता है, और 2% माइनस यानी कि 2% से कम ये जो रेट है आपकी इन्फ्लेक्शन की रेट वो नीचे नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की तो इन्फ्लेक्शन रेट चल रही है आपकी 6.3 समथिंग, जो कि एक मेंटेन रेट से बहुत ज़्यादा आगे है। और जब ये कमेटी बनाई गई थी MPC तब उनको ये मेंटेन करके चलना था इन्फ्लेक्शन, लेकिन अगर ये इन्फ्लेक्शन मेंटेन करके नहीं चले तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MPC कमेटी को कि उन्होंने ये रेट मेंटेन क्यों नहीं है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाया RBI, तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इतना इन्फ्लेक्शन कैसे बढ़ रहा है देश में, क्योंकि उनको मेंटेन करना था 4% और 6% तक जा सकता है अपर वैल्यू, लेकिन ये 6.3 समथिंग हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कह सकते हैं प्रॉब्लम या समस्या की घड़ी आ सकती है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेक्शन को पूरा तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया RBI। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद भारत में असंगठित मुद्रा बाजार को संगठित करने के लिए RBI ने कई बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाए हैं, लेकिन फिर भी मनी मार्केट इतना स्टेबल नहीं हो पाया। तो आज भी आप देखते हैं रूरल सेक्टर में जो रूरल पर्सन्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो सभी मनी लेंडर के पास जा रहे हैं, यानी साहूकार के पास जा रहे हैं, जो कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन, यानी उनके जिससे अच्छा रिश्ता होता है वो इंटरेस्ट रेट उनसे कम लेते हैं, जबकि जिनसे उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, फार्मर है और पुअर पर्सन है, तो उनसे वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेकर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो मनी मार्केट का स्टेबल नहीं होना इकोनॉमिक के लिए क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक है, और मनी मार्केट का मीनिंग क्या होता है, ये 1 ईयर का मार्केट होता है, 1 साल का बाजार होता है, और इसमें मेन तक जो भी सिक्योरिटीज़ आती हैं वो 365 डेज़ तक क्या हो जाती है, मैच्योर। ठीक है, तो यानी कि मनी मार्केट का मीन्स क्या होता है, 1 ईयर का मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ 1 साल की आपको मिलती हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, लैक ऑफ बैंक फैसिलिटीज़, यानी बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता। रिज़र्व बैंक की स्थापना के बाद बैंकिंग फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपांसन हुआ है, बट पॉपुलेशन को देखते हुए, यानी भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए ये सारी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं है। आज भी भारत में बहुत सी, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के पीछे सिर्फ एक बैंक ब्रांच है वो आती है, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम ऐसे बहुत सारे रूरल एरिया देखते हैं जहाँ पे बैंक फैसिलिटी नहीं होती है और लोगों को अपनी बैंक, आप कह सकते हैं बैंक में पैसा लेना हो चाहे जमा कराना हो, उन्हें एक बैंक से दूसरे, आप कह सकते हैं जाने के लिए, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। तो ये RBI का कह सकते हैं कि बैंकिंग फैसिलिटी प्रॉपर ढंग से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं कर पाए हैं। फोर्थ, अगर हम बात करें, इनस्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ रुपीज़, यानी कि रुपए के आंतरिक मूल्य में अस्थिरता। रुपए के आंतरिक मूल्य में अस्थिरता का मतलब होता है कि भारत में अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन बढ़ेगा, भारत में बहुत ज़्यादा अगर प्राइसेस बढ़ेगी, तो ये सिचुएशन आ सकती है जर्मनी के जैसी, जहाँ पे उन्होंने अपनी करेंसी को क्या कर दिया था, नेगलेक्ट। ठीक है, और वहाँ पे डॉलर और पाउंड वो करेंसियाँ चलने लग गई थी। ठीक है, क्योंकि इंटरनल करेंसी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, लोगों का अपनी करेंसी में जो बिलीव होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो दूर होने लग गया था। तो ये सिचुएशन कब आती है, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन बढ़ता है और प्राइसेस बढ़ती हैं। तो रुपए में भी अगर इंटरनल वैल्यू अगर उसकी लॉस हो गई, यानी कि इंटरनल वैल्यू कम हो गई, तो भारत का, आप कह सकते हैं, रिजर्व बैंक जनता का जो ट्रस्ट है उसको मेंटेन भी नहीं
कर पाएगा। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया आरबीआई, ये भी आरबीआई की डीमेरिट्स रही है। बात करते हैं 5th पॉइंट की, इनस्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कृषि साख में अस्थिरता। अब जानते हैं कि आरबीआई ने अभी रूल्स और रेगुलेशन में 40% कॉमर्शियल बैंक के लिए नेसेसरी कर दिया है कि अपने प्रायोरिटी सेक्टर को दे, और प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है भारत में? एग्रीकल्चर। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर को आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल बेस पे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए ऐसा है कि 40% देना है कॉमर्शियल बैंक, लेकिन आज भी कॉमर्शियल बैंक की अगर हम सच्चाई देखें तो वो अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट वाले एरिया होते हैं, उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है, ना कि एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो ये आप कह सकते हैं एक डीमेरिट्स हैं आरबीआई की। बात करते हैं 6 पॉइंट की, फेलियर इन बैंक प्रोटेक्शन, यानी कि आप कह सकते हैं कि आरबीआई सक्सेस नहीं हुआ है बैंक के प्रोटेक्शन के लिए। अभी आप देखते हैं वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं बैंक के सामने कि बैंक लोन दे देते हैं लेकिन रिकवर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बैंक क्या हो जाती हैं? दिवालिया घोषित हो जाती हैं। आप देखते हैं कि 2008 में भी जब अमेरिका जैसे देश में ये प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो हमारे विकासशील देश यानी भारत में भी ये समस्या आती है। तो यहाँ पे अगर बैंक प्रोटेक्शन, बैंक को जब भी कोई क्राइसिस आएगा तो बैंक किससे अपना प्रोटेक्शन मांगेगी? आरबीआई से। लेकिन यहाँ पे बैंक प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, आरबीआई इसमें सक्सेस नहीं हो पाया, और बैंक का आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाया आरबीआई टाइम रहते हुए। तो ये भी इसका एक फेलियर पॉइंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डिफरेंस एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ बैंक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दरों में भिन्नता और अस्थिरता। आप जानते हैं कि आरबीआई का एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या इंस्ट्रूमेंट है? कि क्रेडिट, आप देखते हैं कि क्रेडिट प्रोवाइड करना। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेलेक्टेड एरिया को, स्पेशल एरिया को वो क्या करता है? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे वो स्पेशल एरिया को क्या करता है? इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट पे हायर लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होती हैं उसको ढंग से मेंटेन नहीं कर पाए हैं, तो ये भी एक दिक्कत हमारी अर्थव्यवस्था के लिए होती है। यहाँ तक कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये आरबीआई का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और उसमें स्पेशल अगर हम बात करें तो वो है आपका स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, या इसे मैं कह दूँ एसएम, स्मॉल जो मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं उनको बहुत दिक्कत आई है। तो ये जो समस्या है हमारे देश में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है और वहाँ पे ये समस्या देखने को मिलती है कि जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं वहाँ पे प्रॉपर लोन नहीं मिल पाता। अगर उनको प्रॉपर लोन फैसिलिटी मिलती तो वो इंटरनेशनल लेवल पर, यानी हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड में भी सपोर्ट कर पाते, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ अब नहीं मिल पा रही हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो ये सारी आप कह सकते हैं अनसक्सेस हैं आरबीआई का। तो ये हमने फेलियर पॉइंट देखे हैं, फेलियर भी देखे थे, और इस वीडियो में हमने बहुत ही सक्सेस जो आरबीआई के पॉइंट थे उसके बारे में भी डिस्कस किया। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, या क्या निकलता है इसका निष्कर्ष, तो उसमें हम कह सकते हैं कि आरबीआई का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में था, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ पॉइंट ऐसे आए फेलियर के जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि आरबीआई के सक्सेस पॉइंट होते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फेस हो रही है। और लास्ट में अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में जो इन्फ्लेक्शन रेट इतनी हाई हो रही है, तो उसमें दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत ये आएगी कि इन्फ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, प्राइजेस ज़्यादा हुई, तो लोगों का एक ट्रस्ट होता है वो बैंकों पे, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक को स्टेबल बनाने में, वो सब दूर हो जाएगा। तो